बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया और आपको चांद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत चांद मुबारक। थैंक यू हिना। और नाज़रीन, आपको भी चांद मुबारक और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। 29 जून को अब ईद होगी और इंशाल्लाह कुर्बानी होगी और चांद देखने के लिए कल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद चांद नजर आने के बाद उनकी जानिब से ऐलान किया गया और बाकायदा ऐलान में बताया गया कि 29 जून को ईद उल अज़हा मुल्क भर में मनाई जाएगी। अब कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी में कुछ तेज़ी आएगी क्योंकि 10 दिन का ये जो सफ़र है ये गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा। और ये वो 10 दिन हैं जिन दिनों में डेली बेसिस पर विंडो शॉपिंग होती है और रोज लोग मंडी जाते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मंडी गिरी के नहीं, मंडी गिरी और जमील एक और चीज कि मंडी का रेट तो मुझे लगता है दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा रोड साइड पे बहुत सारे व्यापारी जो है कुछ बकरे लेकर कुछ बाकी जानवर कुर्बानी के लिए लेके खड़े होकर मौजूद हैं। उनके रेट्स और मंडी के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके स्ट्रीट में आपको कैसे लोग नजर आते हैं, रोड साइड पे कोई ऐसे लोग नजर आते हैं, तो एक दफा उनसे रेट पूछ लें क्योंकि मंडी के रेट और उनके रेट में बहुत पहले तो बात यह है कि इस चीज पे पाबंदी है कि गलियों मोहल्लों में, चौराहों में, किसी भी जगह सिग्नल्स पे आप इस तरह जानवर नहीं बेच सकते क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खलल पड़ता है ट्रैफिक में भी और लोग, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं जो रिहायशी इलाका है। तो मुझे लगता है कि आपने भी रोड साइड से बकरा ले लिया। मैंने तो ले लिया भाई बकरा भाई, लेकिन मैंने जिस साइड से लिया मंडी तो मैं बिल्कुल नहीं गई। एक तो इस वजह से क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत भी, और फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे कि लंपी स्किन और कॉन्गो वायरस आ रहा है और सारे जानवरों को उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा मंडी में। तो जो जानवर मंडी में नहीं है उसका उन्होंने ख्याल रखा है, वो घर पे उन्होंने बड़ा किया है, तो मैंने वो जानवर लिया की साइड पे जाके मेरी सैटिस्फैक्शन है। ये हिना को उन्होंने लिख कर दिया है कि ये हमारे बाजी हमारे घर का जानवर है। उन्होंने जब ये कहा तो आई वाज सैटिस्फाइड और मैंने खरीद लिया। तो कितने का बकरा मिला आपको? मुझे 75,000 का। तो आप अंदाजा लगा लें बकरों का क्या रेट चल रहा है। 75 1 लाख तक का वो बकरा जो लास्ट ईयर 50-60 हज़ार का होता था वो अब लाख रुपए का है। बिल्कुल, तो ये बात सही है कि 75,000 से तो मंडी शुरू हो रही है, तो ये गिरेगी भी तो कहाँ तक गिरेगी? गिरना मुश्किल ही है वैसे, मुझे नहीं लग रहा जो हालात चल रहे हैं। लेकिन जनाब मंडी गिरे ना गिरे, हुकूमत ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। कहानी कुछ जो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग काम कर गई है जनाब, और इस हवाले से तफसील के साथ आपको हम बताएंगे कि वफाक ने सिंध गवर्नमेंट के लिए जो पैसे हैं वो जारी करने के अहकामात दे दिए हैं। तो एक जानिब है पीपल्स पार्टी, एक जानिब है नून लीग जो वफाक में तो इत्तेहादी है, लेकिन अब कुछ इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी को बड़ा चैलेंज, क्या चैलेंज दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे जी। और इसके अलावा बात होगी यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों की शनाख्त कैसे होगी, और पंजाब के बजट के हवाले से भी बात होगी कि बजट कैसा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर वही दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, एक दूसरे को ब्लेम किया जाएगा और आवाम उसी तरह मुंह देखती रह जाएगी। तो इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है आने वाले बजट से भी, लेकिन बजट में कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इसके अलावा खूबसूरत और खुश जायका फल जो है वो लीचीज को कहा जाता है, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद है, फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। आज इस पर तफसील से बात करेंगे कि इसके क्या फवायद, किस मिकदार में, किस क्वांटिटी में खानी चाहिए, किन न्यूट्रिएंट्स के साथ ये पैक्ड होती है, ताकि हमें पता चले कि इसका इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है और किस क्वांटिटी में करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, लेकिन सबसे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम नजम सेठी का जिक्र करेंगे क्योंकि पीसीबी के इलेक्शन से वो दस्तबरदार हो गए हैं और पिछले कुछ दिनों से ये बहस बहुत ज़बान ज़द-ए-आम थी कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होगा या फिर नून लीग का। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि आसिफ जरदारी नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता, पीसीबी के लिए आदम इस्तेहकाम अच्छा नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो चेयरमैनशिप की सीट से दस्तबरदारी के बाद अब ज़का अशरफ साहब
के इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि वो बिल्कुल। पीसीबी चेयरमैन बने, और जैसे ही उनके ये इम्कानात रोशन हुए वैसे ही पीपल्स पार्टी के भी बहुत से मामलात में इम्कानात जो है वो रोशन होने शुरू हो रोशन चुके होने हैं। शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने नून लीग से इख्तलाफात की एक तरफ तरदीद तो की है, लेकिन शहरिकायत की जिम्मेदारी का बेड़ा भी उठा लिया। आसिफ जरदारी के दोबारा लाहौर में डेरे डालने की खबर भी दे दी। सियासी मैदान में बिलावल भुट्टो का बेहतरीन खेल, भड़कती आग को मफामती बयान से ठंडा वाह, कर वाह, दिया। वाह, जमील। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। पार्टी और नून लीग हम इत्तेहाद में है, मिलके हुकूमत में है। मुखालफत जो है वो सियासी मुखालफत जरूर रहेंगे, कोई जाती मुखालफत नहीं होगा। मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूंगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलके काम करे। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं, उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे और उनके साथ मिलके कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतजाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां जो है वो बढ़ रही हैं एक दूसरे पर। अब तो इल्जामात का सिलसिला भी जो है ना वो शुरू हो चुका है। क्या सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है? देखिए, जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आएंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, ये एक हुकूमती इत्तेहाद था। और जब इंतखाबात होंगे तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैंडेट के तहत, अपनी अपनी मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ना है। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो इलेक्शंस हैं वो इल्जामात की बुनियाद के ऊपर खेले जाते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो जो इस वक्त माशी बुरहान है उसका बोझ नहीं उठाएगी, बल्कि वो सारा बोझ जो है मुस्लिम लीग नून पर डालेगी और कहेगी हम तो इत्तेहादी हुकूमत थे, ये जितने भी माशी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बदहाली है, इसकी जिम्मेदार तो वफाकी हुकूमत है। इसलिए ये इनके दरमियान इख्तिलाफात का जो पैदा होना है ये एक फितरी अमर है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे वैसे वैसे आपको इनमें इख्तिलाफात नजर आ जाएंगे। और मुझे एक वफाकी वजीर ने खुद बताया है कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात पाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी उनको सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रही है और बाकायदा चीजें जो है वो डिक्टेशन देकर हमसे मनवाने की कोशिश कर रही है। और कल एहसन इकबाल साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि अगर किसी को इख्तिलाफात है तो वो काबीना के इजलास में बैठ के बात करें, सियासी जलसों में सियासी तकरीरें करेंगे तो उससे इत्तेहाद जो है वो कमजोर होगा। तो इसलिए जितना मर्जी ये रोमांस कर ले, अल्टीमेटली इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे के खिलाफ सियासत करनी है, उसकी हमें रिफ्लेक्शन नजर आएगी। अभी ये आपने जो क्लिप सुनाया है बिलावल भुट्टो साहब का कि आइंदा से वो जवाबदेह होंगे कराची की सियासत के हवाले से। पहले तो बिलावल साहब जरा 15 बरस का तो हिसाब दे देना, ये तीसरी मुसलसल हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की। वहाँ कौन से ऐसे कारनामे बिलावल साहब ने दे दिए हैं जिसकी बुनियाद पे वो कराची के इत्तेफाक की बात कर रहे हैं या कराची में जवाबदेही की बात कर रहे हैं। देखिए, हम सब ने देखा है ना पीपल्स पार्टी की 15 बरस की हुकूमत, और हमें मालूम है कि सिंध में किस तरह से हुकूमत चलती है। तो इसलिए ये सब सियासी शोबताबाजियां हैं जो हमारे यहाँ सियासी जमातें करती हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है। जब ये हुकूमत आई थी, आपको मालूम है शहबाज शरीफ साहब की, तो यही कहा जा रहा था ना कि हम आएंगे तो बड़ा इनकलाब लेके आ जाएंगे इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में। लेकिन वो इनकलाब कहाँ गया? आज माशी बदहाली जो है, मईशत का जो मामला है वो इस हद तक बदहाल हो चुका है कि खुद हुकूमत इतराफ कर रही है कि हम माशियात के अंदर वो काम नहीं कर सके जिसका दावा हुकूमत ने किया था, या इसहाक डार साहब का वो जादू नहीं कर सका जिसका दावा उन्होंने लंदन चलने से पहले किया था। तो मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन पॉलिटिक्स अगर जैसे जैसे करीब आएगी, आप देखिएगा कि सियासी जमातों के दरमियान महाजराई और तलखी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है? कब तक नवाज शरीफ की वापसी होगी और उनके आने के बाद क्या नून लीग की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर उनका जो वोटर है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, कारकुनान ज्यादा मोबिलाइज हो जाएंगे? देखिए, एक बात तो मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है ना, उनके भाई है। रुकावट क्या है नवाज शरीफ साहब के वापस आने में? क्या शहबाज शरीफ रुकावट बने हुए हैं?
क्या बिलावल भुट्टो साहब रुकावट बने हुए हैं? क्या राणा सनाउल्लाह साहब रुकावट बने हुए हैं? सर वो केसेस ये नहीं तो नहीं हो है, सकता। केसेस नहीं है रुकावट। सर वो केसेस, देखिए केसेस है तो फिर केसेस का सामने आके मुकाबला करें। ये थोड़ी क्या इनको तशरीह में रख के बताया जाएगा कि आपके मुकदमात खत्म कर दिए सर गए। वो आहिस्ता आहिस्ता आप खत्म हो रहे हैं ना सलमान आबिद साहब। तो भाई वो सर देखिए ना, वो आए ना, अब वो भी मुकदमात के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी एक अजीबो गरीब मखमसे में आप लोग हमें डाल देते हैं कि जी उनके पहले मुकदमे खत्म करें फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो सर यानी वो कि सर dictation है। सलमान आबिद साहब पिछले एक साल में यही तो हो रहा है। आप देखिए ना शरीफ फैमिली के केसेस मतलब किस है, तरह खत्म हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता क्लीन चिट मिल रही है। बिल्कुल देखिए बात यह है कि असल मसला केसों का नहीं है, असल मसला एस्टैब्लिशमेंट से रजामंदी का है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो तमाम मुकदमे खत्म हो जाएंगे? क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? उनको कोई सजा तो नहीं दी जाएगी? उनके लिए जो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सारी तश्तरी में रख के दी जाएगी कि शहजादा साहब आ रहे हैं लंदन से, उनके लिए तमाम जो है वो लाल कारपेट दिखाए जाए। लेकिन मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात बताता हूँ, जो बात आप भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे इलेक्शन से पहले। उनकी इस वक्त तवज्जो का मरकज जो है वो मरियम नवाज है। वो मरियम नवाज को लीड देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मरियम जो है वो इलेक्शन के अंदर लीड करें। लेकिन ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग ने कोई परफॉर्मेंस देनी है इलेक्शन के अंदर और जीतना है तो उसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। सर वो लीडरशिप तो शहबाज शरीफ को दे दी गई ना, लीडरशिप भी शहबाज शरीफ को दे दी गई, पार्टी की भी, और हुकूमत भी इस वक्त नून लीग की है, तो पार्टी तो स्ट्रांग है। देखिए जो लीडरशिप दी गई है उसकी हैसियत यह है कि शहबाज शरीफ कोई फैसला करने से पहले लंदन की तरफ देखते हैं, फिर इसाक डार की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान में तो इसाक डार इस वक्त डिफेक्टिव वजीर आजम है ना जी, शहबाज शरीफ थोड़ी है। असल फैसले तो मरियम नवाज करती हैं, इसाक डार करते हैं या नवाज शरीफ करते हैं। शहबाज शरीफ तो ताबेदारी करते हैं ना, उनके पास तो बहुत ज्यादा फैसले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो अभी मुस्लिम लीग का कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में, हमजा शहबाज साहब क्यों नहीं थे उस इजलास के अंदर? वो क्यों नहीं गए वहां पर? क्या वजह है? क्या इख्तलाफात है उनके मरियम के साथ और पार्टी के साथ कि वो पार्टी की तंजीम साजी का इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ है उसमें हमजा शहबाज आपको नजर नहीं आए? तो इसलिए वो शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। हमें नजर तो आता है कि वो वजीर आजम है, लेकिन असल वजारत उज़्मा तो जो है इस वक्त साखदार इंजॉय कर रहे हैं ना। इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब उनके सामने तमाम लाल कारपेट बिछाया जाएगा। अदरवाइज याद रखिए नवाज शरीफ साहब किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे पाकिस्तान आने का जब तक कि उनको तमाम तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। उसके बाद ही वो पाकिस्तान आएंगे। मुझे उनके आने के इम्कानात कम नजर आते हैं। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, क्या बजट और दीगर मामलात पर मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातों को मुतमईन कर पाएगी? वो मेरा ख्याल है अपने आप को भी मुतमईन नहीं कर पा रहे तो इत्तेहादी जमातों को कहाँ मुतमईन कर पाएंगे? वो तो खुद कह रहे हैं कि ये बजट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। खुद इतराफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम के मैं रात को सो नहीं पाता जब महंगाई को देखता हूँ। देखिए ना, इस बजट में आप मुझे सिंपल सी बात बता दीजिए, क्या पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है? क्या डीजल की कीमतों में कमी हुई है? क्या बिजली की कीमतों में कमी हुई है? क्या गैस की कीमतों में कमी हुई है? क्या महंगाई जो है अद्वियात जो है उसकी कीमतों में कमी हुई है? आम आदमी के जो जुड़े हुए मसले हैं उसमें तो कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। सरकारी मुलाजमीन को तो रिलीफ मिल गया 30%। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मीडिया के चैनल के अंदर भी 30% तनख्वाहें बढ़ गई हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 30% तनख्वाहें बढ़ जाएंगी? क्या ये जो 35,000 रुपए कहा जा रहा है कम से कम मुलाजिम की उजरत है, हमारे यहाँ तो ये जो गार्ड है बेचारे दफ्तरों के बाहर बैठे होते 15-15 हजार रुपए पे हमने भर्ती किए हुए हैं। हम उनको कौन सी 35,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं? सलमान आबिद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, पीएम साहब ने ये कहा है कि अगला साल जो है वो लोगों को अमीर करने का साल है, लोगों को अमीर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब लोगों को जिस हाल में उसी हाल में रहने दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अमीर उन्होंने क्या करना यार, 70 साल से वो अमीर कर रहे हैं। कभी वो पाकिस्तान को बैंकॉक बनाना चाहते हैं, कभी हांगकांग, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर। लाहौर को लाहौर रहने दे, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दे भैया। अभी हालत इनकी ये है कि IMF इनकी बात नहीं सुन रहा। कल उन्होंने 10 ममालिक को रिक्वेस्ट की है, सफीरों को, कि भाई आप हमारी मदद करें, IMF हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। अच्छा, फिर हमें कहा गया कि बरादर इस्लामी मुल्क बहुत पैसा दे रहे हैं। भाई जब तक IMF के साथ मायदा नहीं होगा कोई बरादर इस्लामी मुल्क आपको सपोर्ट नहीं देगा। ये जो दावा किया था सरदार ने कि जी उनको IMF को डील करना आता है, पैसे बहुत आ जाएंगे, अभी कौन से पैसे आपके पास आ गए हैं जिसकी मदद से आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ
का मसला ये है, और ये शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर हुक्मरान का मसला है कि वो सियासी भड़के बहुत मारते हैं, जबकि हमारे माशी ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, और वो किसी मदारी के जरिए या मदारी पन के जरिए या कोई पटारी में से सांप निकाल के ना हम वो तमाशा नहीं दिखा सकते मईशत की बहाली का। उसके लिए बड़े फैसले करने हैं, बड़े लोगों पे टैक्स लगाने हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात मजीद बढ़ते हैं या फिर इंतखाबात की तरफ जिस तरह हम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुल्क का सियासी मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। अभी हम बात करते हैं जनाब शहर कायद की, जहां हुक्मरानी का पीपल्स पार्टी का ख्वाब पूरा हो गया। मुर्सा वहाब ने कराची की ड्राइविंग सीट संभाल ली है। 9 मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर ने हल्फ उठा लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने 9 मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लिया। और दूसरी जानिब है जमात इस्लामी, जिनका हाफिज नईमुर रहमान ने जो है वो मेयर कराची को वार्निंग दी है कि हमारे टाउन में बहरान पैदा किया तो अच्छा नहीं होगा। तो एक जानिब जहां जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, खासतौर पर मेयरशिप की सीट के लिए, अब मेयर के इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल का होना किस सूरत हाल का पेशखैमा हो सकता है। बात करते हैं ताहा अहमद साहब, मेंबर राब्ता कमेटी MQM, इस वक्त हमारे साथ हैं। ताहा अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, पहली बार पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है कराची की। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम डिलीवर करके दिखाएंगे, लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो MQM और जमात इस्लामी 2 स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी कराची की। आपको क्या लगता है, मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास है और सूबाई हुकूमत भी, तो क्या अब वो डिलीवर कर पाएगी अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए जी, डिलीवर करने के लिए उन्हें मेयर बनाना जरूरी नहीं था। पिछले 15 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है सूबा सिंध में। तो चीफ के कहते हैं कि हम कराची को सिंध का हिस्सा समझते हैं। तो क्या उनकी प्रोग्रेस, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है? 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला के पास भरपूर इख्तियारात हैं, तो क्या उन्होंने कराची में पिछले 15 साल में कोई 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए किए हैं? कोई 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने इंटीरियर शहर में कोई बड़े 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लड़काना में कोई 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, नवाबशाह में कोई 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया हो, कोई पानी देने का इंतजाम किया हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया हो, कोई डेवलपमेंट पे काम किया हो, कोई एजुकेशन का निज़ाम बेहतर किया हो, कोई अस्पतालों का निज़ाम बेहतर किया हो? आज भी एम्बुलेंस के बजाय गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। इंटीरियर सिंध की अगर मैं बात करूँ, पिक्चर्स वायरल है सोशल मीडिया पे। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, घटाई की बात है कि इन हालात के बावजूद, इतना अनइंटरप्टेड इख्तियार मिलने के बावजूद भी वो ये दावा कर रहे हैं या वो इंतजार कर रहे थे कि मेयर बनने के बाद वो कराची में डिलीवर करेंगे। तो जहां उनके मेयर पहले मौजूद थे वहां उन्होंने क्या डिलीवर किया? क्या उनके वज़रा की डिलीवरी है? क्या उनके वज़रा आला की डिलीवरी है? तो इस बातों से उनका माजी देखते हुए तो ये लगता है, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। उनको एक कराची को उनको समझने की जरूरत है कि कराची को गवर्न करें, कराची को रूल ना करें। जिस तरह से धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए वो मेयर मुंतखब हुए और उस पर खुशियां मना रहे हैं 5-6%, 10% टर्न आउट के इलेक्शन के ऊपर, ये तो एक अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसी पार्टी जो 15 साल से हुकूमत में है उसने कोई डिलीवर नहीं किया और एक जाली हल्का बंदियों के ऊपर वो मेयर मुंतखब होते हैं और उसके बाद इतने बड़े बड़े दावे। तो देखते हैं सही कि आने वाला वक्त साबित करेगा। बिल्कुल सही। ताहा अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। MQM का मौक़िफ़ ये है कि आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी सिंध की आवाम को, खासतौर पर कराची की आवाम के मसाइल किस हद तक दूर करती है। क्योंकि एक जाने पीपल्स पार्टी जो ये कहती है कि मेयरशिप हमें पहली बार मिली है, लेकिन सूबाई हुकूमत उनके पास कई सालों से है और लेकिन फिर भी MQM और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि कराची के अवाम को रिलीफ इस हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कभी नहीं दिया। तो दूसरी जानिब हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स के अलावा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी तरफ पीपल्स पार्टी इस वक्त नजरें जमाए बैठी है कि इनको कंप्लीट किया जाए, कराची की आवाम को रिलीफ दिया जाए और
सब हैप्पी हो जाए और इंतखाबात में जाया जाए और हमें फिर वोट मिले और फिर हम एक मजबूत हुकूमत बनाएं अरे और फिर वाह, शायद वाह, हम क्या विफाक अच्छी की तरफ समरी भी आपने जाएं। बता दी है। आप प्लीज, मैं इससे पहले कि मैं मजीद बढ़ूं विफाक से होते होते मैं ब्रेक लेनी चाहिए हमें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक जनाब। पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन एक्शन हो चुका है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वहीं मोटर व्हीकल के खिलाफ भी ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अब स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त डायरेक्टर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन मोहम्मद आसिफ साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। सर, ये ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है, पहले तो बताइए कि इसमें क्या मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के बहुत से ऑपरेशन होते रहे हैं। कुछ अरसा चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं और बहुत से जो बड़े बड़े नादहिंदगान हैं वो बच जाते थे और बेचारे जो छोटे छोटे नादहिंदगान हैं वो पकड़े जाते थे। तो इस बार क्या मुख्तलिफ है इस ऑपरेशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बनाया इस सनफा में। असल में एक्साइज टैक्सेशन आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस कलेक्ट करता है, जिसमें जो टॉप पे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स है। तो मोटर व्हीकल टैक्स की हद तक चूँकि मैं यहाँ का ओवरऑल इंचार्ज हूँ, तो हम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम उसी पे बात करें। बिल्कुल जी। तो लाहौर की हद तक, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल जो हमारे मुआशी हालात थे वो बेहतर नहीं थे और ओवरऑल जो गाड़ियों की लोकल प्रोडक्शन है, अगर आप पामा के फिगर उठाइए तो 45% जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम है। तो चूँकि टारगेट्स वही थे, तो उस टारगेट्स को मीट अप करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की रिफॉर्म्स और इक्रॉस दी बोर्ड जो हमारे होल्ड अप्स हैं वो हमने लॉन्च किए। तो मैंने चूँकि 8 अप्रैल को यहाँ पे चार्ज लिया, तो सबसे पहले जो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि लोगों को हम पहले अवेयर करें। उसके लिए हमने सोशल मीडिया लॉन्च किया, अखबारात में इश्तहार, पब्लिक नोटिस दिए, ब्रोशर्स, चिपकने वाले स्टिकर हमने इंट्रोड्यूस करवाए। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने उनको लेटर्स लिखे कि वो जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो वो गाड़ी जो तलबा को लेने और ले जाने के लिए आती हैं, फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, उनको अवेयर करें, अपने नोटिस बोर्ड पे हमारा ये वाला लेटर लगाएं। सही। तो ये सारे काम करने के बाद जब हमने टैक्स कंप्लाइंस देखी तो वो ना होने के बराबर थी। तकरीबन लाहौर की हद तक जो 4 व्हीलर्स है तो तकरीबन 2.25 लाख गाड़ियाँ शॉर्ट थी और जिसमें जो मेजर चंक था वो सरकारी इदारों का था और ट्रांसपोर्ट जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बसेज हैं उनका था। वो तकरीबन कोई 2200 ऐसी बसेज हैं जो 2-3 साल से डिफ़ॉल्ट में है। सही। तो उनसे हमने सरकार का टैक्स लेने के लिए, यहाँ मैं एक और बात बड़ी अहम करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम सारे पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि कौन सा टैक्स। तो पाकिस्तान से अगर आप वाकयातन मोहब्बत करते हैं तो सबसे जो बेहतरीन तरीका पाकिस्तान से मोहब्बत का है वो ये है कि आप सरकार को अपने टैक्स पे करें, टैक्सेस बहुत दें, जरूरी है। ताकि जो इंटरनेशनली मालियाती इदारे हैं जिन्होंने हमारा गला घूंटा हुआ, आप देखिए कि इस साल का जो बजट है उसमें 54% वो चंक हमने रखा है जो हमने सूद और कर्जों की अदायगी पे देना है। तो पीछे डेवलपमेंट के लिए क्या बचेगा? तो सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी आपने जी, ऑपरेशन मैं उधर आ रहा हूँ। जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले जो मैंने इसमें बहुत पुराना हमारा लॉ है 58 का, उसमें लॉ में हम एम्पावर्ड हैं कि हम गाड़ी को अनलिमिटेड पीरियड के लिए स्टेशनरी कर सकते हैं। अच्छा। सही। तो अमेरिका की तर्ज पे व्हील लॉक्स मैंने मंगवाए। अब आप देखिएगा राउंड दी क्लॉक जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, 36 व्हील लॉक्स किसी ना किसी जगह पे गाड़ियों को लगे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स है उसमें तमाम जो टैक्सेस एक्साइज पंजाब के उनकी पेमेंट्स ऑनलाइन है। सही। आप मौके पे PSID हम जनरेट करके देते हैं, आप उसको इजी पैसा से पे कर लें, आप उसको जैज़ कैश से कर लें, मोबाइल बैंकिंग से कर लें, आप ATM से कर लें। सही। तो जब व्हील लॉक लगने शुरू हुए तो शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंस आई, लोगों ने कहा कि जी ये क्या है, हाँ जी, ये कहाँ से आ गए हैं, ये कौन है। लेकिन ग्रेजुअली रब ने करम किया, एक अवेयरनेस फैली, आप दोस्तों के चैनल की वसातत से, वैसे भी आपको पता है कम लोगों को पता होता है कि ये भी टैक्स है। बहुत सारे लोगों ने तो हमें कहा कि क्या कोई रोड यूज टैक्स भी है, क्या कोई टोकन टैक्स भी है। खैर
उसके बाद जब ऑपरेशन व्हील लॉक, जिसको मैंने नहीं शिकंजे का ऑपरेशन दिया, जब वो कामयाब हुआ तो सेकंड फेज में चूँकि जो कमर्शियल बसेज हैं संगल मार उनको हमने संगल मार ऑपरेशन शुरू किया। यूनियन आ गई, उनसे मुज़ाकरात हुए, खैर वो जो हमारी उनसे कमिटमेंट थी हम उस पर पूरे रहे। 7 डेज़ का उन्होंने टाइम लिया, मैंने 10 दिन का दिया, लेकिन उन्होंने जब पेमेंट्स ना की तो संगल मार ऑपरेशन हमने जितने बड़े लाहौर के अड्डे उनके बाहर शुरू किए। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद तीसरे फेज पे जो पोश एरियाज हैं जहाँ पे नॉर्मली आपको पता है हमारे वो भाई रहते हैं कि जो मतलब बासर भी हैं जो पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, स्टार्स हो गए, क्रिकेट स्टार्स हो गए, उनके लिए DHA लाहौर, कैंट लाहौर और जो ऑपरेशन नहर किनारे था हमारा, जितनी ये बड़ी सोसाइटीज हैं, जब ठोकर से आप आगे जाएं जहाँ पे आपको पता है एक घर 20-20 करोड़ का है, गाड़ी 10 करोड़ की 6 करोड़ की रखी हुई है, लेकिन टैक्स नहीं देते। तो उनके लिए बैरिया टाउन, EME अजमीर, वहाँ पे हमारा ऑपरेशन नहर किनारे, अभी भी मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सर क्या कोई बासर शख्सियात को भी आपने पकड़ा? जी मैं उधर आ रहा हूँ। ऑपरेशन नहर किनारे के बाद एक हमारा ऑपरेशन धूप किनारे वतीन चौक में हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आपको पता है शेड नहीं है, दरख्त नहीं है। आप देखिए कि मेरा स्टाफ कितना कमिटेड है, कितनी सख्त गर्मी में। अगर आप बदामी बाग के बाहर अभी जाइए तो हमारा ऑपरेशन जो संगल मार है, आप देखिएगा कि सख्त स्कॉचिंग हीट है, कोई वहाँ पे शेड नहीं है, कोई फैसिलिटीज पे मैं अभी नहीं आऊँगा। फिर हमने जी ऑपरेशन धूप किनारे के बाद जो मैंने अगला प्लान किया वो ये था कि मैंने जितनी बासर हमारी सियासी शख्सियात हैं उनको लेटर्स लिखे, और जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हमारे जो ताजर तंजीमें हैं, इस तरह जो और जो बासर लोग हैं या वो आप कह लें जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, सही, उन प्रेशर ग्रुप्स से मेरा स्टाफ खुद मिला, सरकारी इदारों को हमने लेटर लिखे जी। नतीजातन क्या हुआ कि जितने हमारे बड़े मेजर सरकारी इदारे हैं उन सब ने अपनी पेमेंट्स कर ली हुई हैं। मैं स्पेशली यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का। SNGAD की 356 गाड़ियों के पैसे आ गए। IG पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, तकरीबन 700 गाड़ियों के पैसे आ गए हैं। और ये जो डबल डेकर बस है जिस पे हम बच्चों को अंदरून लाहौर की सैर करते, ये सब डिफॉल्ट में थी, उनका चेक आ जा रहा है। ये 5 बसेस डिफॉल्ट में तो बड़ी खुशाइन बात है। और तमाम अदारे, न सिर्फ ये हुआ बल्कि उन अदारों ने अपनी जो अप्लाइड फॉर व्हीकल साल से चल रही थी, उनको न सिर्फ हमारे पुरानी वो गाड़ियाँ जिनको नंबर लगे हुए थे उनके टैक्सेस दिए, बल्कि वो व्हीकल्स जो अनरजिस्टर्ड थी उनको रजिस्टर्ड भी करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें कि डिस्पाइट के पामा के जो फिगर हैं प्रोडक्शन के वो 45% कम है, लेकिन हमने लाहौर एक्साइज ने, मोटर व्हीकल रीजन C ने, मैं और मेरे स्टाफ ने, DG एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज साहब और जो प्रोविंशियल सेटअप है उनका सर झुकने नहीं दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है 4 बजे तक हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 99% हम कल तक कर चुके हैं। तो ये तो सर आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिस तरह से आपकी टीम ने, आपने एफर्ट्स की। अब ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने रिफॉर्म्स की बात की, न्यू आइडियाज की बात की, आपने बताया कि हमने अमेरिका से वो व्हीकल लॉक्स, व्हील लॉक्स मंगवाए, तो और इसमें क्या इनोवेटिव है, क्या डिफरेंट है इस आइडिया में? पूरा इसमें जी ये है कि ऑनलाइन पेमेंट भी आपने बताया, एक्साइज टैक्सेशन, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन का तमाम जो सेटअप है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर दिया एक्सेप्ट न्यू रजिस्ट्रेशन के, चूंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन लाजमी है, तो एक दफ़ा आपको लाजमी आना पड़ता है। सही। तो वो करने के अलावा डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने मुतारफ़ करवाया। तकरीबन 150 ऐसे 3S डीलर्स हैं जिनको हमने इस बात की अथोराइजेशन दे दी हुई है कि वो हमारे बिहाफ पे जब गाड़ी सेल करें तो मौके पे ही नंबर लगा दें। सही। तो ऑनलाइन पेमेंट्स के अलावा जो सबसे बड़ा पंजाब एक्साइज ने इनिशिएटिव लिया, मैं इसको बल्कि एडवेंचरिज्म कहता हूँ, वो ये था कि पहले ज़िला वाइज नंबर होते थे, बिल्कुल। अब पूरे पंजाब के तमाम जो सीरीज़ हैं जो बेक वक्त चल रही होती हैं वो पंजाब सीरीज, पूरे पंजाब बेस सीरीज़ हैं, और उसमें शहरियों के लिए स्पेशली जो इंसेंटिव है वो ये है कि वो कोई भी नंबर अपनी मर्जी का, क्योंकि एक से ज़्यादा सीरीज़ चल रही हैं, हम 2 डिजिट नंबर दे रहे हैं, हम 3 डिजिट नंबर दे रहे हैं। हम मौके पे आए, अपने जो ऑनरेबल क्लाइंट्स हैं हम उनको मौके पे उनकी मर्जी का नंबर देने के काबिल हो चुके हैं, लाइक इस्लामाबाद तर्ज पे। तो ये एक प्रोसेस है,
ये देखिए सोसाइटीज़ जो अच्छा आसिफ साहब, टाइम कम है, जरा मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अवाम ये जो टैक्स देती है मोटर व्हीकल का, इसके बदले अवाम को क्या मिलता है? आपका डिपार्टमेंट देखिए मेरा काम है कलेक्शन करना, ये बताना नहीं है कि हमें ये facilities मेरा काम है कलेक्शन करके पंजाब गवर्नमेंट को पैसे दे देने। अब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब मेरा बनता नहीं था, लेकिन जो हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, जो गली नाली सड़कें पक्की हो रही हैं, जो आप कह लें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो लोगों को और किस्म की फैसिलिटी जैसे सेफ सिटी के कैमरे हैं, देखे क्राइम पे बड़ा सर कंट्रोल मैं है, इसी तरफ आना चाहता तो हूं। ये टैक्स सारे वहीं पे इस्तेमाल हो रहे बेसिकली हैं। मोटर व्हीकल टैक्स का मतलब ये है कि रोड पे चलती हुई गाड़ी जो है वो जब टैक्स देती है तो उतना ही उस गाड़ी का हक है कि उसको बम्प फ्री रोड मिले, उसको खड्डे ना मिले, उसको प्रॉपर कैट आइज मिले, टाइगर आइज मिले, प्रॉपर लाइन डायरेक्शन मिले, सेफ सिटी उसके कैमरे हों, फिर सिग्नल्स एक्टिव हों, ठीक है, कोई इस तरह की परेशानी ना हो। फिर खास तौर पर जो नंबर प्लेट है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसकी वो पैसे भी लेती है, वो भी टाइम से मिले, जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग है। ऐसे ही है। तो उस तरफ भी कोई रिफॉर्म्स कर जी, रहे हैं? उसमें एक्चुअली नंबर प्लेट्स का कार्ड्स तो हम दे रहे हैं। नंबर प्लेट्स में थोड़ा सा हमारा इशू ये आ रहा है कि जो जिनसे हमारा एग्रीमेंट था वो कुछ सर्टन मामलात पे इख्तलाफात हो गए, तो वो अभी आर्बिट्रेशन में मसला गया हुआ है। लेकिन उनकी जो ब्लैंक नंबर प्लेट्स हैं वो 1 या 2 दिन में यहाँ पहुँचने वाली हैं, तो वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। वहाँ पे आप कह लें कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पार्ट पे वो इशू नहीं है, उनके एंड से वो जी, इशू आ हाँ रहा जी, है। उनके ठीक सही, हो गया, बिल्कुल ठीक हो सही। गया। आसिफ बहुत शुक्रिया साहब, सर। विश यू लक, बहुत अच्छा आपकी टीम काम कर रही है और अल्लाह करे कि इस ग्रैंड ऑपरेशन के बाद आप अपने चैनल की वसातत से रिक्वेस्ट कर दें, बिल्कुल जो सर। ऑनरेबल नाजरीन है सुनो चैनल के, बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो अपने जो पंजाब एक्साइज के टैक्सेस हैं वो काइंडली बिल्कुल जनाब, सर, टैक्स जरूर। देना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह आसिफ साहब ने हमें तफसील से बताया कि किस तरह नादहिंदगान के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये एक्शन से पहले ही हम अपने टैक्सेस बाकायदगी से दें, क्योंकि जब हम हुकूमत से ये तवक्को कर रहे होते हैं कि हमारे लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो हुकूमत को बेसिकली हमारा टैक्स देना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तभी वो अपनी गवर्नमेंट अपनी सर्विस हमें देगी। तो ये जो एक साइकिल है इसका चलना जो है वो एक तो बड़ा जरूरी है, और उसमें टैक्सेशन का जो अवल दखल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या व्हीकल टैक्स हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद। यूनान कश्ती हादसे की बात करते हैं। इसमें 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए और जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई है। ये लोग गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और फिर बरतानिया जा रहे थे। कश्ती लीबिया से इटली जा रही थी। हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों में 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तो जनाब, दूसरी जानिब 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां इन इंसानी स्मगलर्स का कसूर है, वहीं इन लोगों का भी कसूर है जो गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क का बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, और किन मुश्किलात का सामना करते हुए लाखों रुपए खर्च करके अपनी जान खतरे में डाल के ये लोग, जिस तरह 3 दिन से तो ये समंदर में थे, और जो कश्ती थी 3 से 4 दफा उसका तो इंजन खराब हुआ। जो लोग नीचे डेक में थे उनको तो मौका ही नहीं मिला कि वो छलांग लगा के अपने आप को बचा सके। सिर्फ ऊपर की सतह पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने छलांग लगा के अपनी जान बचाई। और ऐसी ऐसी दिलखराश स्टोरीज सामने आ रही हैं। एक शख्स जिसकी बीवी बच्चा निचले डेक में थे, वो जाँ बहक होकर वो खुद जिंदा बच गया। तो जनाब, इस तरह के जो वाकयात हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि मासी में भी हमें इस तरह के बहुत से वाकयात देखने को मिलते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती और सख्त इकदाम नहीं करती। तो इस हवाले से मज़ीद तफसील से बात करते हैं। कुवैत से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर यासीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बच जाने वालों में कौन कौन शामिल हैं, क्या तफसील सामने आई है और क्या कहानी बयान करते हैं वो, किस तरह ये वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, कुवैत आज़ाद कश्मीर का जो बंडली गांव है, वहां से 26 नौजवान जो थे वो लापता हैं। कुवैत आज़ाद कश्मीर जो है उसमें से टोटल जो है 41 थे, और 2 नौजवान जो बचे हैं, अदनान और हसीब उनका नाम है जी। तो उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो बाकी 41 नौजवान थे वो हमारे साथ ही सवार थे,
और ये कश्ती उलट गई थी और सिर्फ हम 2 बचे हैं, बाकी किसी का अभी तक कोई पता नहीं चला। जी मुदस्सिर, ये भी बताइएगा कि इनके लवाहिकीन का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इनके लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारे जो प्यारे हैं उनसे हमारा किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा, ना ही हुकूमत की तरफ से ना ही अकाम वाला की तरफ से कोई हमें इतला दी गई है कि आपके प्यारे जिंदा हैं या मर चुके हैं। सही। मुदस्सिर यासीन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील हमें आगाह किया। यूनानी गवर्नमेंट ने ये सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया है क्योंकि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही कि किसी जिंदा को बचाया जा सकता है और लाशों की तलाश का जो अमल है उसको भी रोक दिया गया है। अदाद-ओ-शुमार सामने आ चुके हैं और इस कश्ती हादसे में 298 पाकिस्तानी बदकिस्मती से जाँ बहक हुए हैं। अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि 30-30 लाख रुपए खर्च करके अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के आप जिंदगी पर खेल कर और इस तरह से जाना, इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि 30 लाख में मौत खरीदी तो ये गलत नहीं होगा। जहां सब कसूरवार हैं वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि क्या ये मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, या फिर हम अपना स्टेमिना खो चुके हैं कि हम इस मुल्क में जीना ही नहीं चाहते, कि यहाँ रहना ही नहीं चाहते। उम्मीद की किरण जो है वो मुझे लगता है खत्म हो चुकी है लोगों में, और लोग इतने नाउमीद हो चुके हैं कि अब लोग प्रेफर करते हैं, चाहे इलीगल तरीके से ही बाहर जाने को प्रेफर करते हैं, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में जाया जाए और वहां जाकर कमाया जाए या जॉब की जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। जारी इखराजात में 4 माह के लिए 721 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के लिए 116 अरब, कैपिटल इखराजात के लिए 277 अरब, कैन फूड में 395 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे की तरक्याती इखराजात में 325 अरब रुपए होंगे और ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा सूबाई महासिल में 393 अरब और नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स में 240 अरब और नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब का तखमीना लगाया गया है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। अब 4 माह का ये बजट है और आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, अवाम क्या तैयारी करे, क्या महंगाई में कमी आएगी या फिर मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। मुल्की मईशत के हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे मईशत फरहान बुखारी साहब और फ़ारूक सलीम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले फरहान बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। पंजाब के 4 माह के बजट पे सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगा। 1719 अरब रुपए का ये बजट है जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। आपके ख्याल में इन 4 माह में सूबाई गवर्नमेंट जो है उसकी कारकर्दगी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इस बजट में? जी बहुत शुक्रिया। एक जानिब तो हालात बड़े मुश्किल हैं और मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में भी एक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी 14 मई को इलेक्शन करवाने की, वो ज़ाहिर है हम जानते हैं हुआ नहीं। अब किसी भी जमहूरियत में ऐवान में इस बजट के ऊपर, किसी बजट के ऊपर एक बहस होती है जिसमें हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार बहस में हिस्सा लेते हैं और उसके नतीजे में एक सूरत हाल सामने आती है। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर ऑपोजिशन मौजूद नहीं है जी। और दूसरा ये कि 4 महीने के लिए बजट देना, अब ये कानूनी माहिरीन से भी पूछना चाहिए कि क्या एक अबूरी हुकूमत इस किस्म का बजट दे सकती है, और फिर ऐसी अबूरी हुकूमत जिसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि भाई 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, हुकूमत अपनी जगह पे कायम व दायम है, उसका अपना या खाका या उसकी अपनी सूरत हाल क्या है ऐसी हुकूमत की जी। तो ये जो सवालात सब के सब हैं। और फिर किसी भी जमहूरियत में ज़ाहिर है या अगर ऐवान होता तो मेंबरान के ज़रिए कुछ रकम तो खर्च होती, जैसे वफाकी बजट के बारे में कहा जा रहा है जिसमें मुख्तस हुई है रकम, वहाँ पे भी सही मानों में अपोजिशन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो वो टोकन अपोजिशन भी नहीं है। तो ये पैसा जो खर्च होगा 4 महीने में उसके ऊपर नज़र कौन रखेगा, उसकी एक तरह से यानी जमहूरी एक नुक्ता नज़र से उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी।
और सही। फिर एक और सवाल जो बड़ा सवाल है, जैसे पेंशनर्स की अब उनके पेंशन्स बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं मुलाजमीन की, 4 महीने बाद क्या होगा? नई हुकूमत आएगी, उस वक्त तक IMF के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे? ये सब के सब सवालात हैं जो कि अभी मौजूद हैं, और जाहिर है बजट तो आ गया, लेकिन बजट के बावजूद ये सवालात हैं और इन सवालात का कोई जवाब फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सही। जी अच्छा, फरूख सलीम साहब, इस बजट से अवाम आइंदा 4 माह के लिए क्या उम्मीद रखे? आपका क्या टेक है? महंगाई में कमी आएगी या मुश्किलात जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी? तो हमें साथ जो है वो 18वीं तरमीम की करनी चाहिए। उसका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद जो विफाकी हुकूमत के पास जितने भी रेवेन्यूज आते हैं, उसका लगभग 60% जो है वो सूबों में बांट दिया जाता है। तो सूबों को घर बैठे ही जो है वो रेवेन्यू मिल जाता है, उनको किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं है कि वो और अपने सूबों के अंदर रेवेन्यू बढ़ाने के कोई तरीके ढूंढें। साथ ही साथ जो विफाकी बजट है वो सूबों को बांटने के बाद विफाक की जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि 2 जुमलात मुझे याद आ रहे हैं जो वजीर खजाना साहब ने अपनी बजट की स्पीच के दौरान, उन्होंने कहा कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि विफाकी हुकूमत को सूद की मद में 7,300 अरब रुपया देना है, जिसका मतलब ये है कि सूद की अदायगी के बाद विफाक की बजट बिल्कुल, विफाक की जेब जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। और अभी उन्होंने 1800 अरब का डिफेंस का बजट देखा है, जेब खाली है। अभी 761 रुपए की पेंशन है, लेकिन जेब जो है वो खाली है। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट तो 750 अरब की है, जेब खाली है। जो सब्सिडीज हैं वो कोई 1000 अरब की हैं, ग्रांट्स कोई 1400 अरब की हैं। तो असल मसला ये बन रहा है कि 18वीं तरमीम के होते हुए विफाक के हद तक जो है बजट वो तकरीबन बनाना नामुमकिन है। जितनी भी फिगर्स आपके सामने आती हैं विफाकी बजट की, वो आप समझिए कि हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, हवाई फिगर्स हैं। जैसे जैसे साल बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि वो बजट जो है वो तो उसके ऊपर ना अखराजात के ऊपर और ना के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद हो सका, और फिर हमें नजर आएगा कि बहुत सारे मिनी बजट्स का ऐलान करना हो। सही। अच्छा, आपका क्या टेक है इस पर फरहान बुखारी साहब? क्या वफाकी हुकूमत के पास पैसे हैं ये खर्चने के लिए जो वो सूबों को भी देगी और खुद भी अपने अखराजात बर्दाश्त करेगी, या सब ये हवाई फिगर्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हवाई तो इस लिहाज से ज़रूर हैं कि भाई वफाकी हुकूमत के पास अब मियाद कितनी रह गई है, वक्त कितना है। नया माली साल शुरू होने के बाद बमुश्किल 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में क्या क्या करेंगे, और ख़ासतौर पे डेवलपमेंट के नाम पे जो बजट में जो रकम रखी गई है, वो रकम क्या मनोवन इसी तरह खर्च होगी, या सिर्फ और सिर्फ साल का चूंकि 8वां हिस्सा उनके पास है मियाद के तौर पे, तो वो उसका 8वां हिस्सा यानी उनके मेंबरान के ज़रिए, जो मौजूदा असेंबली के मेंबरान हैं उनके ज़रिए खर्च होगा। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, यहाँ पे तो अपोजिशन के मेंबरान असेंबली में मौजूद ही नहीं है, तो फिर उनकी एलोकेशंस का क्या होगा? ये तो सब के सब अगर ये रकम रिलीज़ हो जाती है तो हिस्ब इख्तिदार के जो मेंबरान हैं उनके ज़रिए अगर ये खर्च होने का इरादा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर वो क्या इंतहाई एक मुतनाज़ा कदम नहीं है? और फिर सबसे बड़ी तलवार जो इस वक्त लटक रही है वो इसहाक डार साहब कुछ भी कहें, लेकिन IMF के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। हमारी जो बैरूनी सतह पे साख है वो इंतहाई कमज़ोर है। और फिर देखिए ना, बातें भी क्या क्या होती हैं कि मसलन वज़ीर ख़जाना ने ये कह दिया कि शेल इंटरनेशनल तो पाकिस्तान से शायद जा नहीं रहे हैं या क्या, जबकि शेल ने उससे 1 या 2 दिन पहले ये बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान में अपने असासे बेच के जा रहे हैं। उसके अलावा भी बैरूनी कंपनीज के हवाले से इतलात अच्छी नहीं हैं। टेलीनॉर के बारे में हमें इल्म है कि वो बेच के जा रहे हैं अपने एसेट्स को।
टेलीनॉर ने पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज वो लाए थे, इंट्रोड्यूस करवाई। सर शेल पाकिस्तान के बारे में भी यही खबरें आ रही है। शेल पाकिस्तान भी कह रही है कि वो भी वाइड अप कर रहे हैं। फिर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी वाइड अप का इस वक्त सोच रही है। ऑटोमोबाइल का तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरी किसी बैंकर से बात हुई तो उन्होंने ये फरमाया कि जी ये जो एक ज़माने में ऑटोमोबाइल की सेल्स में इजाफा हुआ था क्योंकि लीजिंग की बिजनेस बहुत चली थी, वो अब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लीज के लिए अगर आप गाड़ी लें तो उस पे 25 या 26% तक सालाना सूद है। तो इतना सूद कौन दे सकता है? कम से कम आम लोग तो उसमें देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये मामलात बहुत ही मखदूश और बड़े ख़राब हैं और इनकी इस्लाह कैसे होगी? इस हुकूमत से इस्लाह की तवक्को करना मैं समझता हूँ अब बहुत मुश्किल है। इनके पास वक्त भी नहीं है जी। और वक्त के अगर हो भी तो भी क्या इनके पास सोच है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जी। अच्छा फरूख सलीम साहब, हमारे वजीर आजम साहब का कहना है कि लोग अब हमें अजीब नजरों से देखते हैं, आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी हम दोस्त मुल्क से या मालिक इदारे से बार बार इस्लाहात करने के लिए बाहर रखना, अब सोचिए कि IMF का पिछले सालों में कोई 30 प्रोग्राम जो है वो जब से हम IMF और 23 प्रोग्राम एक प्रोग्राम है ने मुकम्मल किया। फिर बार बार जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियाद पर किए जा सकते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए फरवरी 2022 तो IMF से $1 किया और कुछ ही दिनों के बाद साहब मुझे फरवरी 2022 टेलीविजन पे आ गए पेट्रोल और का ऐलान जी। तो जी रहे हैं तो हमारे दोस्त मालिक हैं तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उनको ये पैगाम सा जाता है, वादे कर लेता है बिल्कुल और करने के बाद फौरन ही उन वादों की खिलाफवर्जी हो जाती है। बिल्कुल। तो बड़ा है, देखिए जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक आपने बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरहान बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Back after the break, you're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आपके मुंह में लीची थी और ये सारी जमील खा चुके हैं। जमील सारी खा चुके हैं, वैसे मैंने भी खाई है। हमारी टीम बहुत जेनरस है कि उन्होंने हमें लीचीज दी और वो उन्होंने छील के दी। जेनरस इसलिए नहीं है कि लीची दी और छील के दी, जेनरस इसलिए है कि लीची देने के बाद ब्रेक थोड़ी लंबी ली ताकि आप लोग आराम से खत्म कर सकें। हमारा था कि ये बोल भरा हुआ आएगा, ये हम अपने प्रोग्राम में आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन ये छिली हुई लीची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज तो कुछ रेसिपीज भी लेकर आई थी ना कि आपके साथ शेयर करेंगे, जूस कैसे बनाना है, इसको कैसे कैसे खा सकते हैं। मैं नहीं, हम एक्सपर्ट्स राइज पर लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शंस लेकर फिर रहे हैं लीची से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी वेट लूज अगर आपने करना है तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत जबरदस्त फल है, बहुत खुश जायका फल है और नाजुक भी होता है क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है और बहुत जल्दी जो है ना, मुझे लगता है कि अगर हम इसी स्पीड से जिससे खा रहे थे तो खत्म भी हो जाना था। बहुत खुश जायका होता है। इसके फायदे और नुकसानात के हवाले से हम तफसील से बात करते हैं जनाब। कहा जाता है कि 9 लीचियां एक बालिग इंसान के पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी होती है। आपने तो एक्स्ट्रा खा ली है। और जिस तरह आपने नहीं, वैसे मैंने 20-25 खा ली है माशाल्लाह। 20-25 तो टोटल आई थी ना नहीं अभी भी 25 6-7 खाई हैं उसमें से। अच्छा चलिए ये साइड पे रख दें, अभी ये सेगमेंट के बाद इस पे हम जरा हाथ साफ करेंगे। इस पर बात करते हैं जनाब। हमारे साथ इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा मौजूद हैं। ज़ैनब साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ज़ैनब साहिबा खुद भी बड़ी परेशान थी। आप लोगों को बुलाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे बुला के जो फ्रूट्स आते हैं ना वो आप लोग पहले ही सेगमेंट से खा लेते हैं। अच्छा ये हमारा फेवरेट और ज़ैनब आकर यही कह रही थी कि बस करे इतनी ज्यादा नहीं खाते होते इसको खाना भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ैनब इसकी अफादियत पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं। अगर लीची की हम बात करें तो इसके अंदर हम ये ही कह सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता। इसके अंदर विटामिन्स भरपूर होते हैं।
विटामिन सी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसका मतलब ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है या कुछ लोगों का कम हो रहा होता है, उसको मैनेज करने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ये हमारे एनीमिया लेवल्स यानी जिन लोगों में खून की कमी होती है उसको पूरा करने में मददगार होता है। लेकिन जिन औरतों में प्रेगनेंसीज में हम कहते हैं कि एनीमिक हैं वो, उसके अंदर लीची का इस्तेमाल हमें नहीं कराना चाहिए। ठीक है, इसलिए भी क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो होते हैं बॉडी में, उनसे फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में बॉडी को फौरन से तैयार कर देती है, और हमें नहीं पता कि हम उस सिचुएशन में किसको फौरन पार्टिकल जो बॉडी है वो आपकी समझना शुरू करती है। इसलिए हमें बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 से 2 उसके जो है वो आप पीसेस ले सकते हैं मैक्सिमम। अगर लीची की, जैसे आपने वजन कम करने की शुरू में बात की, इसके 100 ग्राम्स की हम बात करें तो उसके अंदर तकरीबन आप कह सकती हैं कि 60 to 70 कैलोरीज होती हैं। अच्छा। अब 100 ग्राम अगर हम लीची की बात करें, जैसे आपने कहा खाने में बहुत मजेदार होती है, पता ही नहीं चलता, अगर आप इसके 6 से 7 दाने लेते हैं तो वो 100 ग्राम से एक्सीड कर जाती है। अच्छा, ओके। और 100 ग्राम्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसके अलावा फाइबर तो मौजूद होता है, लेकिन फाइबर से ज्यादा इसके अंदर चीनी मौजूद होती है। शुगर बहुत मीठी होती है ना। एग्जैक्टली। इसके अंदर अगर हम 100 ग्राम में बात करें तो 100 ग्राम में कम अज कम भी इसमें चीनी जो होती है वो 22 से 25 ग्राम चीनी होती है, मतलब एक छोटा चम्मच। एग्जैक्टली। तो फिर हम इसमें वजन कम करने के लिए तो कैसे इस्तेमाल होती है, मतलब जो आप आर्टिकल खोल रहे हैं उसके ऊपर इंटरनेट पर आ रहा है, फाइबर की वजह से आई थिंक उसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो हाई होता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि लीची का जूस बड़ा मजे का होता है, लीची के जैम्स बड़े मजे के होते हैं, लीची के मुरब्बे बनाए जाते हैं वो बड़े मजे के होते हैं, तो वो वेट लॉस के लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि फाइबर कंटेंट जो है वो हमने वैसे ही वेस्ट कर दिया। फाइबर कंटेंट हाई होता है, वो हमारे वजन को कम भी करता है, लेकिन साइड बाय साइड हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा। अगर आप ये कहें कि आपने रोटी भी खा ली, साथ चावल भी खा लिए, सालन खाया और एंड पे आपने लीची खा ली, एग्जैक्टली, तो वो कार्ब्स का लेवल, शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आपका वजन तो बिल्कुल कम नहीं अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो डायबिटिक लोग हैं जिनको क्रेविंग्स होती हैं, फिर अगर सीजनल फ्रूट्स की हम बात करें तो बहुत बड़ी नेमत है, आम की बात कर लें, लीची की बात कर लें, फिर वो किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करें लीची को? शुगर पेशेंट्स जो है वो मैक्सिमम अगर लीची लेना चाहते हैं तो 2 से 3 दाने, फिर आप कहेंगे मैं मना चख लें, वो लीची को चख लें, उनको यही हिदायत करेंगे, क्योंकि उनके शुगर लेवल्स एकदम इतने ज्यादा स्पाइक कर जाएंगे अगर आप वो 2-3 से ज्यादा दाने लेते हैं तो, कि बॉडी के लिए शुगर को मैनेज करना, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जो है ना वो एक टास्क बन जाएगा, तो वो उनके लिए हार्मफुल। और बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है ये, और बच्चे कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं? बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में बॉडी को ले आती है। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, जैसे बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं अक्सर, तो चोट वगैरह लगती है, उससे बॉडी को बचाने में, हमारी बॉडी में जैसे हड्डियों की प्रोडक्शन जैसे हो रही होती है, उसकी फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा करामद होती है। जिन लोगों में बोन मैरोज के इश्यूज आते हैं, यानी बोन की जो अंदर मेख होती है उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, तो लीची उसको बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए बच्चों में इसको हमें कंज्यूम जरूर कराना चाहिए, लेकिन वही बात एतदाल के साथ कराना चाहिए। अगर हम बच्चों में भी ये कहें कि जी अच्छा ये मिख बना रही है, हड्डियों को मजबूत कर रही है, तो 15, 20 या 25 जो है वो लीची खिला दी जाए, तो ये सेफ नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके सीड को भी अक्सर लीची के साथ ही खा जाते हैं, वो यही कहते हैं कि जी लीची तो उतरी नहीं ऊपर से, तो उसका सीड भी खा लेते हैं। हर फ्रूट के सीड में फायदे जरूर होते हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप लीची के बीज को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके सर्टेन डिजीजेस हैं उनको एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जैसे हम कहते हैं कि लीची जो है वो बहुत सारे कैंसर से हमें बचाती है, हमारी बॉडी में एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती है जो कैंसर से बॉडी को प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन लीची के अंदर जो इसकी गुठली है, अगर हम उसको मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीची के बीज को ड्राई करते हो, ड्राई करके आप उसको पीस लेते हो और उसके बाद उसकी एक पिंच इस्तेमाल करते हो, वो फायदेमंद है। लेकिन अगर आप खाते हुए उसको चबा लेते हो तो वो कंपोनेंट्स जो है वो एक्टिव होते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, और उससे ज्यादा ही आपके गले में फंस सकती है, तो विंड पाइप और वो जो चौकी आपने बताया कि पाउडर बना सकते हो उसको ड्राई करके, उसके क्या फवायद है? गुठली के पाउडर की अगर हम बात करें तो उसको हम वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंच को, लेकिन ये नहीं कि आप चमचे भर भर के नहीं, खा लें। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, खाने का क्या टाइम है? लीची का भी बता दें कि अक्सर कहा जाता है कि फ्रूट्स जो है वो खाने के बाद नहीं खाने चाहिए। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, हाँ जी, हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि ठंडा फ्रूट होता है खाने के बाद, ऊपर से आप उसको एज डिजर्ट खा रहे होते हैं।
तो ये खाने का क्या एक्यूरेट टाइम है कि इस टाइम हमें लीची खानी चाहिए? जैसे मैं हर फ्रूट का कहती हूँ कि पहले फ्रूट खाएं, उसके बाद अगर पेट में जगह बचे तो अपना खाना खाएं। हमारी तो बचती है हम और पाकिस्तानियों की तो बच ही जाती है। हम तो खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं, जो कि हमारा बहुत तो ये गलत trend आदत है। ये तो बहुत गलत है, लेकिन क्योंकि अगर हम देखें हमारे जितने फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर शुगर भी होती है, कार्ब्स भी होते हैं, यानी हम सभी फूड ग्रुप्स जो हैं जो हम उनको कवर कर रहे होते हैं। अगर हम फ्रूट अपना पहले ले लेते हैं तो उसके बाद जितनी जगह बचे उतना खाना खाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रोटी पूरी लेनी थी और उसके बाद आपने फ्रूट्स भी खाने थे, ठीक है, आपको नहीं पता कि फ्रूट्स आपका पेट कितना फुल करेंगे जी, तो आप एक रोटी भी खा के वो भी खा लेंगे। लेकिन अगर आप फ्रूट्स पहले ले लोगे, आपकी बॉडी को पता होगा कि मेरी बॉडी में कितनी जगह है, बाकी मैंने कितनी रोटी खाई। सही सही सही, जबरदस्त। तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स जैसे हमने कहा वो राइज भी नहीं अच्छा, होंगे। गुठली वाला सवाल एक बीच में रह गया था कि उसका पाउडर अगर बना लेते हैं और आपने पानी कहा के साथ, पानी के साथ डायरेक्टली जैसे पक्की खाते हैं। यस। अच्छा, और आपने वेट लॉस के अलावा क्या फवायद हैं इसके? वेट लॉस के अलावा कैंसर से ये प्रिवेंट करता है। जैसे अच्छा, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो फायदा उस फ्रूट का होता है ना, वही फायदा उसके बीज का भी होता है और वही उसके पत्तों का भी होता है। अगर हम कह रहे होते हैं कि एक चीज हमें फायदा दे रही है तो ऐसा नहीं होता। देखिए, जो अल्लाह ताला ने अफादियत रखी है वो पहले उसकी जो है वो बार्क में आई, फिर पत्तों में आई, फिर उसके फ्रूट में आई। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसका हम फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं, पत्ते भी, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम मोरिंगा की दे सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ज़ैनब, जिनके पास पैसे नहीं है या गरीब है, वो पत्ते ले लें, फिर पत्तों से गुजारा चला लें, अफादियत तो से। अच्छा देखिए, पत्तों का You know what is this? This is just a question. एक गरीब It's not a आवाम, valid question. नहीं, मैं please. ये कह रही हूँ कि गरीब आवाम जो कि महंगाई के सताए हुए हैं, उनको उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, तो अगर अफादियत ही सेम है तो क्या हम पत्तों की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको ये कहना चाहिए था, आपको तो बल्कि ये सवाल करना चाहिए था कि अगर भूख ज्यादा हो और लीची खत्म हो जाए तो इसके साथ पत्ते भी आते हैं, तो वो पत्ते फिर खा ले उसके बाद। ऐसे पूछते हो। अच्छा, अगर हम लीची की बात करें तो लीची बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता, हम तो खा लेते हैं डॉक्टर। लेकिन हम एक बात करें कि एक ऐसा फ्रूट है, जैसे हम आम, सेब, केला बात करते हैं तो वो हर तबके में खाया जाता है। हाँ जी। लीची की अगर हम बात करें तो ये एक बड़े स्पेसिफिक तबके में खाई जाती है, बाकी लोगों को शायद इसका पता भी नहीं और चलता। टेस्ट भी शायद उतना पसंद नहीं होता बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा सा आता है तो लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती। अब खट्टे और मीठे लीची में क्या फर्क होता है? जो मीठा लीची होता है वो पूरा पका हुआ होता है, ठीक है, और जो थोड़ा खट्टा होता है वो भी पूरा पका नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि बस सीजन आ गया है तो उतार लो, फ्रूट है एग्जैक्टली उसको बस बेच दिया जाए और कंजम्पशन हो जाए। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि अफादियत में आज तक फर्क नहीं आएगा, लेकिन शुगर पेशेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी वो गुंजाइश निकल सकती है कि वो खट्टी वाली जो है वो 3 से 4 खा सकते हैं, उसमें जो है वो एक और दो मीठी वाली एक मीठी वाली एक दो। ये डॉक्टर साहब ने जुल्म कर दिया है ना, शुगर मीठी पेशेंट्स वाली के बस वो लिए। देख सकते हैं और देख के अपना पेट भर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। लेकिन जनाब, लीची के बहुत फायदे हैं और इस पर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वेट लॉस भी आपका ये करता है ये फल, और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या सब अच्छे इसमें और अच्छी मिकदार में, अच्छे क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। डॉक्टर शहरम कौंदल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बहुत शुक्रिया लीची पर आपने हमारे साथ बात की। मैं बात को थोड़ा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि हिना कितनी लीची अभी तक खा चुकी है। हम ब्रेक ले लें प्लीज। हम नहीं हम ब्रेक नहीं लेते, हम थोड़ी और इस पे बात कर लेते हैं। हम थोड़ी और इस पे बात कर लेते हैं। तो लीची जो है, अब जिस तरह ये छील कर आई है और आपसे रहा नहीं गया, ठीक है, वरना यही मेहनत अगर इसको करना बहुत मुश्किल है, वरना यही मेहनत करनी पड़े इसको छीलने में तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या इरादा है आपका? 10-12 तो आपने पहले भी खा लिया, अभी और कितनी खानी है? अभी वक्त खत्म हो गया जनाब, आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मैंने